Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Hello friends, so exploratory statistical data analysis with our software अर्थात ESDAR कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी थी और उसके द्वारा हमने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया था और इस फ्रीक्वेंसी टेबल के हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम आपको एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देने के बाद में आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने किया था इसको हम आर सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस में जो भी आपके पास डेटा आने वाला है वो तो बहुत बड़ी साइज़ का होता है, हो सकता है उसमें लाखों करोड़ों डेटा सेट हो। और आज के समय में जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स की हमारी यूनिट्स से यूज़ होती हैं डेटा के लिए। तो ऐसे केसेस में जहाँ तो देखिए मैंने आपको 20 ऑब्जर्वेशंस लेकर के अपने आंखों से देख करके आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर सकते हैं, क्लासेस की विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं और कितने आपके क्लास इंटरवल्स होंगे उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का डेटा आपके पास होता है देन आपको कुछ एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर चाहिए होता है जो और ऑटोमेटेड प्रोसीजर नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। मतलब जो भी ऑटोमेटेड आपको दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे आप ही के जैसा और हमारे जैसा कोई इंसान है जिसने उसका प्रोग्राम तैयार किया है, उसका लॉजिक दिया है, उसका फॉर्मूला दिया है और सिर्फ इतना ही हो रहा है कि जो हमारे जब डेटा का इनपुट आता है तो वह प्रोग्राम उसके ऊपर कार्य करता है। कार्य करने के बाद में जो कार्य आपने हाथ से किया है वह उसको ऑटोमेटेड वे में कर देता है बस। तो ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आर हो या कोई हो, वह अपने आप से कुछ नहीं करता है। उसके पीछे हमारे और आपके जैसे लोगों ने ही कुछ एक प्रोग्राम बना करके दिया है और उस प्रोग्राम के तहत उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को उस सॉफ्टवेयर के सिंटैक्स का पालन करते हुए वो उस कार्य को पूर्ण करता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने इंटरनेट पर देखा है या मैंने सॉफ्टवेयर में देखा है तो उनको लगता है कि ये सही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेट पे कुछ अपने आप से नहीं आता है, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको अपने होम पेज पर आपके कोर्स की स्लाइड्स डाल दी हैं वो मेरा काम है और मैंने किया। अगर मैं वहाँ पे कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, गलत स्लाइड डाल दूंगा तो आपको गलत ही मिलेगा। और उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में आपने अगर गलत तरीके से प्रोग्रामिंग कर दी है तो उसका गलत आउटकम मिलेगा। ये कहना कि सॉफ्टवेयर ने ये आउटकम दिया है तो ये हरदम सही होगा, ये कहना गलत होता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, जो एक डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर है, रिलायबल सॉफ्टवेयर है, आप उसका इस्तेमाल करिए। और उनमें से आर भी एक बहुत अच्छा डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर है। ओके, तो चलिए हम अपने आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको इस कोर्स के जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगी। मैंने अपने इन सारे लेक्चर्स की स्लाइड्स को अपने होम पेज पर अपलोड कर दिया है और हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेरे नाम की स्पेलिंग में तो है SHALABH, लेकिन जो मेरा होम पेज पे जो स्पेलिंग दी है वो है SHALAB। और उसके बाद आपको टाइप करना है /SP। SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको ये भी करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और यह QR कोड आपके फ़ोन में अवेलेबल किसी भी फ्री एप्लीकेशन की सहायता से आप इसको स्कैन कर सकते हैं और यह आपको डायरेक्ट इस एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट की किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए और सर्च इंजन में करके आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए, हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि वह आपको
हमारे होम पेज के एड्रेस पर ले आएगा और वहाँ पे क्लिक करके आप अपने कोर्स की स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको अपने इस फ्रीक्वेंसी टेबल को आर सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रक्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व का। राइट, हम आज इसके बारे में हम आर में बात नहीं करेंगे, इसको हम आगे आने वाले समय में आपको आर में करके दिखाएंगे जब हम अपने ग्राफिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको एटलीस्ट बताना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल से ही संबंध रखता है। देखिए, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है या जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ग्राफिकल तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बात करी थी कि हम जब भी कभी इस कार को अपने ग्राफिक्स से करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब ये जो हमारा इशू है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ग्राफिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एक हमारा है फ्रीक्वेंसी कर्व। कैसे पॉलीगन का मतलब आपको पता होता है कि जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे छोटी छोटी लाइन होती हैं उनको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीगन। और कर्व क्या होता है? कर्व हमारा एक स्मूथ चीज़ होती है कि मैंने अपने पेन को रखा और पेन को बिना उठाते हुए मैंने इस कर्व को बना दिया। स्मूथ कर्व होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कर्व। तो अगर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी का पॉलीगन अगर तैयार करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक्स एक्सिस पर आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं आपने उनको लिख लिया। जैसे आपके क्लास इंटरवल थे A1, A2, A3 एट्सेट्रा अप टू AK, राइट। और आपने साथ में ये भी देखा था कि इन क्लास इंटरवल्स के पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो तो इस पूरे इंटरवल में फैली होती है, लेकिन हम यह एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इनके जो हर एक इंटरवल का बीच का जो बिंदु है यहाँ पर हमारी इसके पर कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो A1 से A2 क्लास में जो भी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम मानते हैं कि ये हमारी इस जो मैंने लाल रंग से पॉइंट बनाया है यहाँ पर, ये जो हमारे इंटरवल के मिड पॉइंट्स हैं, इनके इंटरवल के बीच की वैल्यू हैं, उसकी लोकेशन है, उसको मैंने दिखाया है। और हम ये एज्यूम करते हैं कि A1 से A2 क्लास में जितनी भी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है वह इस लाल बिंदु पर स्थित है। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि अपनी y एक्सिस पर हम ये बना देते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, जो अगर हम यहाँ पे लेते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको यहाँ पे x एक्सिस पर जो भी आपके क्लास इंटरवल और y एक्सिस पर मैंने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ले ली, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जो उसके मिड पॉइंट्स पर हम मान रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। मान लीजिए कि ये क्लास A1 से A2 तक की फ्रीक्वेंसी थी जो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ली। उसी तरह से क्लास A2 से A3 तक की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कुछ हमारी और थी, जैसे मैं मान लो A1 से A2 की फ्रीक्वेंसी हमारी F1 है और सपोज ऐसी हमारी A2 से A3 तक की जो फ्रीक्वेंसी है F2 है। तो मैंने इस फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे देखिए प्लॉट कर लिया। आप अगर ध्यान दोगे ये आपकी F2 की वैल्यू है, राइट। और उसी तरीके से हम अपने यहाँ पर जो भी बाकी वैल्यूज़ हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं, हम उनको भी प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से करके, राइट। अब हम क्या करते हैं, आप एक ये मान सकते हैं कि अगर इसको आपको थोड़ा सा समझने के लिए आसानी अगर हम करें तो आप ये मान सकते हो कि मैं यहाँ पे देखिए पीले कलर से मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ A1 से A2 के बीच में। ये इसको मैंने पीले रंग से ख़ास तौर पे बनाया है कि इसका रंग बहुत ही हल्का होना चाहिए, जिससे आपको खाली आभास लगे कि मैंने इसके ऊपर मैंने एक ये बॉक्स टाइप का बना दिया है। बॉक्स का मतलब यही है कि मैंने इस बॉक्स के अंदर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया है और इस बॉक्स की जो मिडिल वैल्यू है जिसको मैंने लाल क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इन सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ लिया। आप ये मान सकते हैं हमारा लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आई है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि हम स्केल रख के करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये सीधी आ जाए। देखिए,
और फिर मैंने अगले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही मैंने लिखने की कोशिश करी है कि ज्वाइन द फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद में इन पॉइंट्स को मैंने पीछे मैंने एक्स एक्सिस में आकर के ज्वाइन कर दिया, राइट, इसको वजह कि हमारा कर्व हमारा स्मूथ हो जाए। तो इसको हम देखिए बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम ये माने कि हमारे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जो आपके मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं इनकी जो विड्थ है हर एक क्लास की बहुत कम हो जाएगी। और जब बहुत कम हो जाएगी तो आपने जैसे यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के लिए हुए हैं, हर एक बॉक्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। और आप ये मान सकते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए थे, देखिए ये वाले, ऐसे आपके बहुत सारे बॉक्स आपके बन जाएंगे, राइट। इस तरीके से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपको बन जाएगी, क्योंकि आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपने क्लास की जो विड्थ है उसको भी आपने कम कर दिया है। तो इस तरह के आपके बहुत से बॉक्स बन जाएंगे। अब आप एक काम करिए, जो इन फ्रीक्वेंसी को आप एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लीजिए। स्मूथ कर्व का मतलब पता है क्या होता है? आपने अपने पेन को एक जगह रखा और पेन से कर्व को तैयार करना शुरू किया, आपने उसको स्केच करना शुरू किया और जो भी मिड पॉइंट्स पर फ्रीक्वेंसी है उनको आप आपस में ज्वाइन करते चले गए और कहीं पर भी आपका पेन उठना नहीं चाहिए। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेन, देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं यहाँ से शुरू करके मैं इसको एक तरीके से एक स्मूथ कर्व मैंने बना दिया। और हाँ, आप अगर चाहें, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ये कायदे से ये आपका यहाँ पर फाइनली एक्स एक्सिस पर या करके मिल जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। और जो मैंने नीले कलर की लाइन से सारे पॉइंट्स को बनाया था, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो इससे क्या होता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसी कर्व और जो प्रोबेबिलिटी के बीच में भी एक बहुत अच्छा संबंध होता है। ओके, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है, आप इसको जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है सांख्यिकी में, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप उसको जो भी हमारी क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की होती है, आप उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं इत्यादि, राइट। लेकिन अभी हम देखिए आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये एक मैंने देखिए एक हाइपोथेटिकल मैंने ऐसी एक पिक्चर बना दी है जहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आपके पास ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पर आपको इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, राइट। तो ये आपके, और ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपके हर एक क्लास इंटरवल के जो सेंटर पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, वो बनाए हुए हैं। और देखिए ये जो टॉप में है ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब अगर अपना एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर इन जो भी हमारी लाइंस हैं इनको हम आपस में, जो भी हमारे इनके टॉप पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये, राइट। और ऐसे करते हुए हम इसको पूरा इस कर्व को ज्वाइन करते चले जाएंगे। आप ये मान सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में हम एक स्केल रखते हैं और स्केल से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, राइट। अब हमने क्या किया, ये तो देखिए हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब कि छोटी छोटी लाइनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने आगे कर दिया। ओके, अब हम इसमें से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाने के लिए देखिए जो भी इनके ऊपर के पॉइंट्स थे, राइट, आप उसको यहाँ पर फिर से कर सकते हो। चलिए मैं आपको देखिए एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। मैं इसी कर्व को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, राइट। और इसी में आपको मैं नीचे आपको इसका देखिए मैं आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बना करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट। अब मैंने अपना यहाँ पे कलम रखा और इसको मैंने बिना किसी अपने पेन को उठाते हुए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे हमारा टच करे या नहीं करे, ये मैंने देखिए इस तरीके का मैंने एक कर्व बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, राइट। तो देखिए ऐसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को तैयार करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी क्या है, आपका जो भी एक्स एक्सिस पर क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं, उनकी जो
जो मिड पॉइंट है, ये एक्चुअली में जो क्लास इंटरवल नहीं है, ये इनके जो मिड पॉइंट्स हैं। अगर आप बहुत इसको साफ साफ शब्दों में समझना चाहते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पर आपकी क्या है, आपकी है फ्रीक्वेंसी है, राइट। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम अपना फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। और अगर आप इसको प्रॉबिलिटी थ्योरी के टर्म्स में आप अगर समझना चाहते हैं, तो अभी मैंने इसके बारे में यहाँ पे कोई बात मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको खाली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता सकता हूँ कि ये जो आपने फ्रीक्वेंसी कर्व लिया हुआ है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये एक नाम की चीज़ होती है हमारे सांख्यिकी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये उसका कर्व हो सकता है, राइट। ओके, और आप ये सोच सकते हो कि ये जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर इन पॉइंट्स की संख्या अगर मान लीजिए बहुत अगर बढ़ती जाती है तो क्या होगा। देखिए इस तरह की बहुत सारी लाइंस आपके बीच में, इन कर्व्स के बीच में आती जाएंगी, राइट। और फाइनली ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा कैसे कि कर्व नहीं है, या आपको कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको बनाएं और इसको हम पूरा यहाँ से कलर कर दें, राइट, कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इतने सारे आपके यहाँ पे आपकी बार्स और क्लास इंटरवल बन जाएंगे, राइट। ओके, चलिए अब हम उसी तरीके से अगर हम अपने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी अगर हम प्लॉट करना चाहें तो बहुत ही आसान काम है। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में अपना जो भी क्लास इंटरवल्स हैं उनके हम मिड पॉइंट हैं उनको हम ले लेंगे, तो मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, और उसके बाद में हम यहाँ पर वाई एक्सिस में अब हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखते जाएंगे, राइट। और यहाँ पे जो हमारे को मिड पॉइंट्स हैं उसी में से अब जैसे हमारा पहला क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पर आ गई। दूसरा क्लास इंटरवल हमारा होगा, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो तो देखिए ऑब्वियसली पहले पॉइंट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की ही होगी, तो ये हमारा इस तरीके का आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो हमारा तीसरा क्लास होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे दूसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा ही होगी, तो मान लीजिए ऐसा आ गया। उसी तरीके का हमारा कुछ यहाँ पे एक पॉइंट बनता जाएगा, राइट। और इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो सबसे पहले तो हमको सॉर्ट ऑफ इसका पॉलीगन टाइप का कर्व मिल जाएगा। और इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम अपने किसी स्मूथ कर्व से अगर हम ज्वाइन कर दें करके ऐसे करके, तो ये आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मिल जाएगा। हाँ देखिए इस कर्व में देखिए बहुत ही खास बात है, मैं इसको यहाँ पे ठीक कर दूँ एक बार। ये कर्व कभी नीचे की ओर नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू हरदम ऊपर की ओर जाएगी। बहुत सी बार क्या होगा कि किसी क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो वहाँ पर हमारा कर्व पैरेलल तो हो सकता है लेकिन कभी नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए ये बातें आपको समझ में आती हैं जब आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट मालूम होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो मिड पॉइंट्स हैं आप इनको मान सकते हैं, मैंने यहाँ भी इसी तरह के बॉक्स बना दिए थे, राइट। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हम जब अपने ग्राफ की बात करेंगे देन हम आपको इन कर्व्स को वहाँ पर बना करके दिखाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये चूँकि हम आपके फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो इसको यहाँ पर जब मैं अगर आपको समझाऊँगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, अब हम आते हैं बात करते हैं कि अपने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट। अब मुझे ये बताइए, अब देखिए यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ कर रखे हैं वह आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहला जब आपके पास डेटा आता है तो आप उसमें आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ज़रा सोचिए। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके पास डेटा आता है तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि वह डेटा किस तरीके का है। सबसे पहली बात तो किसी ये डिस्क्रीट वेरिएबल का डेटा है, कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा है, या वो किसी कैटेगरिकल वेरिएबल का डेटा है। जैसा मैंने एक उदाहरण लिया था कि क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, या हम कह दें मेल और या हम कह दें पास और फेल, राइट। उसकी कैटेगरी को हम किसी 1, 2, 3, 4 नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास डेटा है। या हमारे पास कोई ऐसा
डिस्क्रीट नंबर का डेटा है कि किसी स्कूल के भिन्न भिन्न क्लासों में कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं या कितने हमारे पास टोटल मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे पास टोटल फीमेल स्टूडेंट्स हैं इत्यादि, इस तरह का डेटा है। या कोई हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है कि क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है, वेट कितना है, इत्यादि इत्यादि। राइट, तो यह डेटा आने के बाद में आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस डेटा की रेंज क्या है। रेंज का क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो बातों से मैं आपको थोड़ा सा सावधान करने की कोशिश करूँगा। हम जब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेंज, तो रेंज का अगर हम एक शाब्दिक मतलब निकालने की कोशिश करें तो उसका मतलब क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक। राइट, कि जो भी कुछ हमारा डेटा है इसका हमारा किस पॉइंट से आरंभ हुआ है और ये किस जगह तक ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अर्थात इस डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये तो हमारा एक शाब्दिक अर्थ हो गया। एक हमारा, जब अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे तो हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन की बात करेंगे, उसमें भी हमारा एक रेंज होता है। और वह जो रेंज होता है ये हमारा एक मेज़र ऑफ वेरिएशन होता है और इसकी परिभाषा हमारी होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और जहाँ तक हम एक जो रेंज का शाब्दिक मतलब है, उसका मतलब क्या है कि हमको एक मिनिमम वैल्यू मिल जाए और हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। हमको खाली बस पॉइंट के नाम पता चल जाए, उनकी वैल्यू पता चल जाए, मुझे उसके बीच में कोई अंतर नहीं निकालना है। लेकिन हम जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का हम जब अंतर निकालते हैं तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स में एक हमारी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, जिसको बोलते हैं रेंज। राइट, तो ये हमको रेंज के बारे में बताता है। तो हम जब आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमारा एक कमांड होता है रेंज, RANGE। देखिए, इसको मैंने नीले कलर के कोरियर फॉन्ट में लिखा हुआ है। जैसा हम लोग ने अपने सिंबल्स की बात करी थी कि हम नीले कलर के सिंबल से जो हमारे आर कमांड है उसको दिखाएंगे। तो ये जो रेंज कमांड होता है, इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यह मुझको मेजर ऑफ वेरिएशन वाला रेंज नहीं देता है, बल्कि यह मुझको जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को खाली इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। ये ऐसा कमांड है जिससे कभी कभी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अगर हमको आर सॉफ्टवेयर में मीन निकालना है तो हमारा कमांड है मीन, जब हमको निकालना है मीडियन तो हम कमांड यूज़ करते हैं मीडियन, MEDIAN। अगर मुझको निकालना है वेरिएंस तो हम कमांड यूज़ करते हैं VAR। उसी तरह से लोगों को लगता है कि जब हम रेंज कमांड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे शायद हमारी जो भी स्टैटिस्टिकल जो रेंज होती है, जो हमारा मेजर ऑफ वेरिएशन होता है, उसकी वैल्यू आएगी। ये वाला कन्फ्यूजन आपको अभी आरंभ में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने रेंज की बात नहीं करी है। जिस समय मैं मेजर ऑफ वेरिएशन की बात करूंगा और मैं रेंज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, उस वक्त आपको ये कन्फ्यूजन होने की उम्मीद है। इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जब हम आर सॉफ्टवेयर में रेंज निकालेंगे तो वह मुझको स्टैटिस्टिकल जो वेरिएशन का मेजर है उसकी बात नहीं करेगा, ये खाली मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो ऑब्वियसली जब अगर हमारे पास कोई भी अगर डेटा आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी रेंज पता करेंगे कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। उसके लिए हमारा कमांड होता है RANGE, और हम इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज लिख करके और पैरेंथेसिस में जो अपना डेटा वेक्टर है उसका नाम लिख देंगे, जिसके अंदर मैंने अपने इनपुट डेटा को स्टोर किया हुआ है। और जब इसको हम एंटर करेंगे तो यह मुझको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। राइट, तो क्यों ना हम इन सारे कमांड्स को एक उदाहरण के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको जो भी मैंने उदाहरण किया हुआ है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। तो पहले हम उस उदाहरण को आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करेंगे और फिर उसी उदाहरण को हम आपको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए हम अपने पहले वाले उदाहरण को ही समझने की कोशिश करते हैं और उसी को हम आर में करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पहले मैनुअली किया था, अपने हाथों से किया था। तो देखिए, ये हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट का डेटा है जिन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है, और यह उनके उस रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है उसके बारे में डेटा दिया हुआ है।
राइट। तो ये डेटा हमारा सेकेंड में दिया हुआ है। अब आपको याद होगा कि हमने जब अपना मैनुअल तरीके से हमने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया था, तो इस डेटा को मैंने डिफरेंट क्लास इंटरवल में समराइज़ कर लिया था। और हमारे क्लास इंटरवल थे 31 से 40, 41 से 50 इत्यादि। राइट। अब ज़रा सा हम इसी चीज़ों को आर में करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा आपको मैं जैसे आपको यादगिरी कराने के लिए आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने देखिए इस तरह की एक टेबल भी बनाई थी जहाँ पर हमारे स्टेप्स क्या थे। मैं आपको यहाँ पे बहुत क्विकली रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को हम आगे फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आता है उसको मैंने क्लास इंटरवल में उसको डिवाइड कर लिया। इस क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स हैं हमने उसको निकाल लिया और इन क्लास इंटरवल की जो भी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है मैंने उसको निकाल लिया। और चाहे तो हम इसमें से इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं। ये हम आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकालना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, तीनों चीज़ें हम आपको आज आर में करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो भी आपका ये जो डेटा आया था या ये आपने लिखा हुआ यहाँ पे, ये इस डेटा को मैंने इस एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया और उसका मैंने नाम दे दिया टाइम। राइट। तो और ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट भी है। इसके अंदर आपको ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी जो आपने यहाँ पे एंटर करी हैं। ओके, अब हम अपना काम इस टाइम वेक्टर के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसका रेंज निकाल लिया। तो मैंने क्या कर दिया, रेंज ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली आप अगर इस डेटा में आप अगर देखोगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू देखिए कितनी है, 32। तो देखिए यही 32 देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके बाद इसकी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। आप अगर यहाँ से आने की कोशिश करिए 83, क्या 83 से बड़ी कोई वैल्यू है? आप आगे आइए, यस देखिए 84। राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 84। तो देखिए इसने आपको यही जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो दे दी। तो ये आपकी हो गई मिनिमम वैल्यू और ये आपकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या है कि चूंकि हम कंटिन्यूस डेटा की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस डेटा में कुछ काम मुझको अपने हाथों से करना पड़ता है। राइट। और उसके बाद में हम अपने टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो वह मुझको फ्रीक्वेंसी टेबल बता देगा। क्यों? आपको ये देखिए समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है। दिमाग तो ईश्वर ने सिर्फ खाली इंसानों को और जो उसके बनाए हुए जीव जंतु हैं खाली उनको दिया हुआ है। ईश्वर ने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल का निर्माण नहीं किया है। कंप्यूटर का निर्माण तो इंसानों ने किया है। राइट। हो सकता है कि अगर शायद ईश्वर ने कंप्यूटर का भी निर्माण किया होता तो उसके पास भी दिमाग होता, लेकिन ईश्वर ने तो कंप्यूटर का निर्माण पहले ही कर दिया है, रोबोट का भी निर्माण पहले कर दिया है। जो हम इंसान है क्या, हम भी तो रोबोट हैं, हम भी तो दिमाग से काम करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। ओके। तो इसलिए कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि उसको क्या क्या कार्य कंप्लीट करने हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 32 और 84 है। तो अब हम इसमें से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल कहाँ से शुरुआत होने चाहिए और कहाँ से ख़त्म होने चाहिए। डेफिनेटली अब आपके पास चॉइस तो होती है, आप कोई क्लास इंटरवल बना दे 31 टू 37, 37 टू 43 और 43 टू 49, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप लीगली बिल्कुल करेक्ट हैं, आप उसको कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने इंसानी दिमाग की बात करते हैं तो अगर हमारे इंटरवल 5 या 10 के फॉर्म में अगर होते हैं कि 31 से 35, 35 से 40 या 31 से 40, 41 से 50, तो उनको थोड़ा सा समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसीलिए हम अपने इस डेटा की रेंज को देख करके ये फैसला करते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल किस प्रकार के होने चाहिए। तो देखिए इसकी चूंकि मिनिमम वैल्यू है 32, तो उसको मैंने यहाँ से शुरू कर दिया 31 से, या हम 30 से भी शुरू कर देते थे, लेकिन मैंने हर एक क्लास इंटरवल का साइज़ मैंने 10-10 यूनिट रखना चाहा है। राइट। अब ये आपको फैसला करना है कि ये जो 40 वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे 40 तक की वैल्यू आएंगी तो 40.5 कहाँ पर आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ओपन इंटरवल या जो क्लोज इंटरवल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास अगर कोई ऐसा इंटरवल होता है x लाइज बिटवीन a एंड b, तो उसको हम गणित में कैसे लिखते हैं, x, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल।
और अगर कोई हमारे पास इंटरवल ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास x हमारा a और b की वैल्यू में के बीच में लाई करता है, लेकिन a और b की वैल्यू भी उस इंटरवल में आपकी एडेड होती हैं, तो इसका x का इंटरवल हम कैसे लिखते हैं? इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, राइट। तो ये जो हमारा सिंपल पैरेंथेसिस में सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, राइट। तो और ऐसी अगर हम मान लीजिए कि अगर हम कोई अगर ब्रैकेट अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए a और इसका जो राइट ब्रैकेट है ऐसा है, कर्ली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू हमारी है a और b के बीच में लाई करती हैं, जहाँ पर a तो उसमें इंक्लूसिव है लेकिन b की वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है, राइट। इसी कमांड का इस्तेमाल हम आगे R में भी करेंगे और हम अपने इस इन इंटरवल्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब देखिए, आपको इस रेंज को देख करके आपको एक फ़ैसला और करना है कि आपको इन इंटरवल्स में जो ब्रेक्स देने हैं वो आपको कहाँ देने हैं। जैसे मैंने एक ब्रेक देखिए यहाँ पे दिया है 31 से 40 के बाद में, एक मैंने 40 के बाद ब्रेक दिया, एक मैंने 50 के बाद ब्रेक दिया, एक मैंने 60 के बाद ब्रेक दिया, एक मैंने 70 के बाद ब्रेक दिया, इत्यादि इत्यादि, राइट। अब ये आपको पहले ये पॉइंट अपने हाथ से तैयार करने पड़ेंगे कि आप कहाँ पर ब्रेक देना चाहते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेप वाइज, और आप भी हमारा हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, भागने की कोशिश मत करिए। थोड़ी देर में हम लोग एक साथ दौड़ने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमको अपने ये जो ब्रेक्स पॉइंट है ना, इसको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपने क्लास इंटरवल को ब्रेक दिया 30, 40, 50, 60 पर दिया है, तो मैंने एक काम किया, एक मैंने सीक्वेंस तैयार कर लिया 30 से 90 तक का, और उसको मैंने 10-10 की यूनिट पर उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब आपको पता है कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस बनाना है तो आर में इसका कमांड क्या होता है? SEQ, ओके। और इसमें से ये आपकी क्या होती है, ये जो पहली वैल्यू है फ्रॉम, सेकंड वैल्यू है टू, और थर्ड वैल्यू है बाय। तो अगर आप इस सीक्वेंस को तैयार करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और ये जो भी वैल्यूज़ है ना, इसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल का नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके आपको समझ में आ जाए कि उस वेरिएबल के अंदर है क्या। तो इसका मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया ब्रेक्स, मतलब ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। ये कोई आर का अपने अंदर का कमांड नहीं है, ये सिर्फ मैंने खाली अपनी ओर से इस वेरिएबल का नाम दिया है ब्रेक्स। हाँ, आप यहाँ पे अगर कभी नाम देंगे ना ब्रेक, तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? BREAK अपना आर का एक कमांड होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है S, ओके। तो अब मैंने ये ब्रेक्स पॉइंट मैंने देखिए यहाँ पे 30 से 90 तक के एक ब्रेक्स नाम के डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिए, और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट भी, तो आप ये भरोसा कर सकते हो, जब आप इसको आर में करोगे तो ऐसे ही आएगा, ओके। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे न्यूमेरिक डेटा हैं इनको मुझे फैक्टर में कन्वर्ट करना है। और फैक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपने यहाँ पे ये 32, 35, 45, 83 इत्यादि का जो डेटा दिया हुआ है, इसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करके आपको इन क्लास इंटरवल के बीच में असाइन करने की आवश्यकता है। तो अब उसके लिए हमें एक कमांड हमारा होता है कट, CUT कट। ये कट क्या करता है? ये हमारे किसी भी न्यूमेरिक डेटा वेक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट करता है। इसका हमारा कमांड क्या होता है? इसका हमारा कमांड होता है CUT कट, आप लिखिए, और जो भी आपका डेटा वेक्टर है जहाँ पर आप अपना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखिए, और साथ ही आप यहाँ पे लिखिए ब्रेक्स। ये ब्रेक्स क्या कहाँ से आया? ये ब्रेक कंप्यूटर के कमांड नहीं, देखिए ब्रेक्स मैंने अपने आप से दिया है, राइट। ये इसका एक पैरामीटर है, और यही पैरामीटर जो मैंने अपने आप से अपने नाम से दिया था, वो आप देखेंगे मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको ब्रेक्स दिया हुआ है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर ब्रेक्स हम देंगे तो इसको ये जो ब्रेक की वैल्यू है ये इसी डेटा वेक्टर से उठा लेगा, ओके। तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा ब्रेक्स देने से कि इस डेटा वेक्टर को कहाँ पे पार्टीशन करना है। अब उसके अलावा मैंने एक और पैरामीटर दिया राइट। ये जो राइट है ना, ये आपका
क्लास इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है ये उसके बारे में बता रहा है। जो मैंने अभी आपको देखिए ये जो ब्रैकेट बताए थे यहाँ पे, ये वाले देखिए जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट इत्यादि, ये आपको उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अगर हम एक कर देंगे राइट इक्वल टू फॉल्स, राइट इक्वल टू फॉल्स का मतलब पता है क्या है? आप बताइए कि राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट है ये आपका कैसा होगा, ओपन होगा कि क्लोज होगा, ये इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और इसमें से अगर आप इसका ये आपका लॉजिकल वेरिएबल है, आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अगर दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके थ्रू आप ये बता सकते हैं अपने इंटरवल को कि आपका जो ब्रैकेट होगा राइट हैंड साइड पर ओपन होगा कि क्लोज होगा। क्योंकि यूजुअली देखिए जब आपका इंटरवल होता है ना, तो उसमें से हम इस तरह की वैल्यू को लेने की कोशिश करते हैं, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, और एक जगह पर आपको इनको वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपने इसको इस फॉर्म में दिया है या आपने इसको एक्स को ए और बी के बीच में लाई करने के लिए आपने ए पॉइंट को ऐड किया है या आपने बी पॉइंट को इंक्लूसिव किया है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई डेटा पॉइंट एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंटरवल में जगह को ऑक्यूपाई करे। जो आपका एक डेटा पॉइंट है उसकी खाली एक ही फ्रीक्वेंसी इंटरवल में या एक ही क्लास इंटरवल में उसकी जगह होनी चाहिए, राइट। इसीलिए हमको ये जो राइट वाला कमांड है समझदारी से देना होता है। ओके, तो अब हमका देखिए ये जो आपने कट डेटा वेक्टर ब्रेक्स राइट इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये आपके डेटा वेक्टर को जो आपने इनपुट डेटा दिया हुआ है उसको ब्रेक्स में जो आपने पॉइंट दिए हुए हैं उसके अनुसार उनको काट देगा और हर एक डेटा को उसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर असाइन कर देगा। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी टेबल करी थी, अगर हम कहें कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर दी है 10 to 20, 21 to 30 इत्यादि, और अगर कोई भी अगर एक धावक आता है उसने अपना अगर दौड़ उसने अगर मान ली 25 सेकंड में करी है तो आप उसको 21 से 30 वाले इंटरवल में ऐड कर देंगे। और दूसरा धावक आता है जिसने मान ली कि उसने अगर 35 सेकंड में अगर अपनी दौड़ पूरी करी है तो उसके समय को आप दूसरा हमारा इंटरवल है 31 to 40 वाला वहाँ पर ऐड कर देंगे। यही काम आपको यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका ब्रेक्स है ये आपका न्यूमेरिक वेक्टर होता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आपको कट पॉइंट्स दिए जाते हैं, और ये जो ब्रेक के अंदर आप कट पॉइंट देंगे उसके अनुसार जो डेटा वेक्टर में डेटा है उसको काटा जाएगा, राइट। सो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि हम जो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे कमांड ये लिखा हुआ है ना राइट इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है हमको एक ऑप्शन चूज़ करना है कि हमारा लेफ़्ट पे क्लोज होगा कि राइट पर क्लोज होगा। तो हम इसको करते हैं कि ये बाएं हाथ पे ये हमारा क्लोज हो जाएगा और दाएं हाथ पर हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल कुछ ए बी ऐसा आपको गणित के नियमों के हिसाब से दिखाई देगा। इसी इंटरवल को लेने के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है राइट इक्वल टू फॉल्स। तो ये जो राइट वाला कमांड था ये देखिए आपको इसी इंटरवल को बाएं हाथ में ओपन करना है कि राइट हैंड साइड में ओपन करना है, इसके बारे में ये आपको बताने की कोशिश करता है। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये जो इंटरवल है ये हमारा इस तरीके का इंटरवल हो गया ए टू बी। अगर आपको इसको दोनों और अगर आपको ओपन करना है या क्लोज करना है तो उसके अनुसार आप इस राइट टू फॉल्स को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमारी आवश्यकता वही थी। तो मैंने देखिए एक काम किया, मैंने हमारा डेटा वेक्टर क्या था टाइम और ब्रेक्स मैंने दिए हुए हैं और राइट मैंने कर दिया फॉल्स और इसके ऊपर मैंने कट कमांड लगा दिया। और जब इसका जो भी आउटकम आता है उसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया टाइम डॉट कट। ओके, अब आप देखोगे कि टाइम डॉट कट का जो आउटकम कुछ ऐसा आ गया और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब जरा हमको समझना पड़ेगा ये है क्या। इसने देखिए जैसे मैंने बताया था कि कट है ये एक न्यूमेरिक डेटा वेक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। तो जरा इसका हम इंटरप्रिटेशन देखिए यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आपका आउटकम लिया हुआ है मैंने देखिए इसी को यहाँ पर कॉपी कर लिया है आपकी अगली स्लाइड में, और साथ में मैंने जो आपने टाइम का डेटा दिया हुआ था ये उसको मैंने ऊपर कॉपी कर लिया है। देखिए ये आपका टाइम और ये आपका टाइम डॉट कट का जो आउटकम आया है। ये टाइम डॉट कट क्या कर रहा है, इसने देखिए पहली वैल्यू ली 32 और उसने देखा कि ये आपका कौन से इंटरवल में लाई करेगा और उसने आपको देखिए यहाँ पर
ये बता दिया कि 32 आपका 30 से 40 के बीच में लाई करेगा, राइट। ऐसे ही आपका देखिए जो 35 है ये आपका कहाँ लाई करेगा, ये आपका 30 to 40 के इंटरवल में लाई करेगा। ऐसी जो आपकी थर्ड वैल्यू है 45, ये आपकी 45 से 50 के बीच में जो इंटरवल है उसमें लाई करेगा। अब देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे मैंने 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50 कर दिया, फिर 80 to 90 आ गया, ये कहाँ से आ गया? ये एक्चुअली में कोई कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, इसने अपने जो भी क्लास इंटरवल्स यहाँ पे तैयार कर लिए थे उसके अंदर ये आपके डेटा को असाइन कर रहा है। तो अब ये बताइए मुझको, ये जो 83 वैल्यू है ये कौन से इंटरवल में आनी चाहिए? ये आपकी 80 to 90 वाला जो इंटरवल है उसमें आनी चाहिए। देखिए इसने यही काम कर दिया कि 83 आपका 80 to 90 वाले इंटरवल में आएगा। उसी तरह से जो आपकी अगली वैल्यू है 74 आपकी 70 से 80 के इंटरवल में आपकी अप्लाई करनी चाहिए। तो इस कमांड ने टाइम डॉट कट ने सिर्फ इतना कर दिया है कि इसने आपके डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को जो भी आपके क्लास इंटरवल्स थे उसके अंदर असाइन कर दिया है, और नीचे उसने देखिए आपके क्लास इंटरवल्स भी लिख दिए कि इसमें से कौन कौन से हैं। और इन्हीं क्लास इंटरवल्स को तो हम अपने फैक्टर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लेवल्स। ओके, अगर आपने देखा हो फैक्टर में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है LABLE लेबल और एक होता है LEVEL लेवल। तो हम ये आपके इस फैक्टर के लेवल्स ही तो हैं। ओके, अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप एक बार जा करके देख लीजिएगा कि फैक्टर में हमारे लेबल और लेवल्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए अब आपका क्या हो गया, अब आपका ये डेटा आ गया। अब जरा सा सोचिए एक बार, इतनी देर में तो आप भूल ही गए कि आप क्या कर रहे थे। आपको क्या करना था, आपको तो फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी थी ना। फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको क्या करना है कि किसी भी इंटरवल में हमारी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो देखिए यहाँ तो आपने ये निकाल लिया कि आपकी कौन सी वैल्यू किस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। अगर आप इसी डेटा का अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर दीजिए तो आपका काम ख़त्म हो गया। अब फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करने के लिए तो आपको पता है आपका कमांड क्या होता है, टेबल, TABLE। और ये जो टेबल कमांड होता है ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना देता है, राइट। तो इसलिए हम जो हमारा कमांड था पहले का टेबल और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं वेरिएबल, हम उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू मुझको अपने दिए हुए वेरिएबल की एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो जाएगी। तो देखिए जो आपने यहाँ पे डेटा लिया था, मैंने इसका नाम दिया था टाइम डॉट कट। देखिए ये लिया था, इसी टाइम डॉट कट की हम यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। और जैसे ही देखिए हम इसको करेंगे टेबल टाइम डॉट कट, देखिए ये आपका कुछ ऐसा डेटा देखिए बन के, ऐसा आउटकम बन के आ गया। ये आपको क्या बता रहा है, 30 से 40 के बीच में आपके 5 वैल्यूज़ हैं, 40 से 50 के बीच में 3 वैल्यूज़ हैं, 50 से 60 के बीच में 3 वैल्यूज़ हैं, 60 से 70 के बीच में 5 वैल्यूज़ हैं, 70 से 80 के बीच में 2 वैल्यूज़ हैं, 80 to 90 के बीच में आपकी 2 वैल्यूज़ हैं। यही तो हो रहा है। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट अगर देखिए तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब जो टेबल आपने देखिए करी थी और जो टेबल का आपका आउटकम आया उसमें से क्या फ़र्क है। आप अगर यहाँ पे पीछे आइए अपनी स्लाइड्स में और अगर देखिए ये जो आपने टेबल तैयार करी थी तो आपको यहाँ पे ये आपकी कुछ ऐसे लिखी हुई थी कि यहाँ पे आपके कॉलम वाइज में आपने लिखा था कि क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इत्यादि ये आपका कॉलम वाइज लिखा था। लेकिन जो आपका आउटकम आ रहा है ये आपका रो वाइज आ गया। तो आपको कुछ ऐसे अगर ये टेबल मिल जाए, ऐसी लिखी हुई 30 to 40 में आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, 40 to 50 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 3, 50 to 60 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 3, 60 to 70 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो इसको करने के लिए एक बहुत छोटा सा हमारा आर में कमांड होता है सी बाइंड। तो सी बाइंड इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसी में जो आपने यहाँ पे ये आउटकम आपने लिया, देखिए आपका क्या कमांड था, टेबल और पैरेंथेसिस में टाइम डॉट कट, इसी वेरिएबल में आप इसको सी बाइंड कर दीजिए। तो क्या करेगा वो, टेबल टाइम डॉट कट से आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल निकालेगा और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ये आपका आ गया, देखिए आपको ये आउटकम मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आउटकम क्या है, यही तो है कि जो आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपके क्लासेस दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस सेकंड कॉलम में इसकी जो फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
राइट। तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये अपना जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल आपने निकाल लिया। राइट। अब ऐसे सोचिए कि अगर आपको यही काम अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना है तो बहुत आसान है। खाली आपने जहाँ जहाँ पे टाइम डॉट कट टेबल के साथ में इस्तेमाल किया है, आपको अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल को निकालना है तो आपको क्या करना है, टेबल टाइम डॉट कट में से जो भी वैल्यूज़ आई है आप उसको लेंथ ऑफ द डेटा वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए। राइट। तो देखिए यही काम हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो अगर आपको इसी टेबल को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी आपका कमांड था पहले वाला, टेबल वेरिएबल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेरिएबल, हम इसको यूज़ कर लेंगे और इसके थ्रू जो मुझे टेबल मिलेगी वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिल जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम अपने पहले वाले कमांड्स को फिर से रिपीट करते हैं। तो देखिए आपने टेबल टाइम डॉट कट निकाला था, ओके, कहाँ निकाला था, देखिए ये आप अगर पीछे वाली स्लाइड में आएंगे तो देखिए ये, राइट। अब अगर हम आप यहीं पर ही इसको आप अगर मान लीजिए हम आपसे कहें अगर कि आप इसको जो आपको लेंथ ऑफ डेटा वेक्टर से आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज़ थी, 20। तो आपको यही तो उत्तर आपको मिल जाएगा, यही उत्तर तो चाहिए आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना खाली किया कि इसी टेबल वाले कमांड को मैंने लेंथ ऑफ टाइम डॉट कट से डिवाइड कर दिया। तो जो आपको वैल्यूज़ पहले मिली थी वो आपकी हर एक वैल्यू देखिए यहाँ पर 20 से डिवाइड हो गई और आपको यह फ्रीक्वेंसी टेबल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिल गई। राइट। अब आपको ये हॉरिजॉन्टल मिली है। अब हॉरिजॉन्टल टेबल को अगर आपको अगर कॉलम वाइज करना अगर है तो उसका भी कमांड बहुत सिंपल है, सी बाइंड। राइट। तो चलिए हम इसको ऑपरेट करते हैं और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है। अगर आप इस ऑपरेशन को यहाँ अपने आर कंसोल में करने की कोशिश करोगे तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इसी आउटपुट के ऊपर मैंने सी बाइंड फंक्शन लगा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको सी बाइंड के फॉर्म में किया तो देखिए ये आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल आई थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ये आपकी कॉलम वाइज बन गई और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो आपने देखा कि देखिए इस तरह का कार्य करना आर में बहुत ही आसान है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम आपको आर में करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये जो डेटा वेक्टर है टाइम, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। राइट। अब हम इसमें से जो अपना अगला कमांड था देखिए आपको रेंज में करके दिखाऊंगा और साथ ही में अपना ये जो ब्रेक्स वाला है इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, राइट, सो दैट कि आपको हमारा टाइम बच जाएगा। अब देखिए इस डेटा का अगर हम रेंज निकालने की कोशिश करें, रेंज ऑफ टाइम, तो देखिए क्या है 32 to 84 आ गया। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि अगर हम 30 से 90 तक की रेंज अगर ले लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। और इसीलिए 30 से 90 तक की रेंज को लेने के लिए मैंने एक सीक्वेंस तैयार कर लिया 30 से 90 तक का बाई 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 19, 20 ऐसे करके। तो देखिए इस ब्रेक्स में आपके कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस डेटा को कट करने की कोशिश करी। कट का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर डेटा आया था ये 32 वाला टाइम वाला, इसको मैंने इसी इंटरवल में 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस तरह से मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी। और इसको मैंने किस डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, टाइम डॉट कट। राइट। तो मैंने यहाँ पे कट का इस्तेमाल किया और देखिए ये आपको यही आउटपुट मिल गया। जो 32 वैल्यू पहली वैल्यू ये इसके पहले इंटरवल में लाई करेगी, दूसरी वैल्यू है ये इसके दूसरे इंटरवल में लाई करेगी, ये तीसरी वैल्यू है ये इसके तीसरे इंटरवल में लाई करेगी इत्यादि। और नीचे देखिए इसके क्या दिए हुए हैं, लेवल्स। राइट। अब आपको क्या करना है, आपको खाली इसका टेबल ही तो करना है, टेबल टाइम डॉट कट, बस। तो देखिए ये आपका आ गया। और इसी को आप अगर मान लीजिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल आ गई तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं, 5, 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 3, 50 से 60 के बीच में कितने लोग हैं, 3 इत्यादि। और इसी को अगर आपको मान लीजिए अगर आपको वर्टिकल करना है, कॉलम वाइज अगर दिखाना चाहते हैं तो आप उसमें सी बाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। राइट। तो देखिए आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया, कोई कठिन नहीं है। इसी टेबल को आप अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कमांड यूज़ किए हैं फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने के लिए, उसको आपको
जो भी आपका वेरिएबल की लेंथ है, जैसे आपका वेरिएबल है टाइम डॉट कट, आप उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपको ये जो टेबल है ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिल गई। और इसी को आप अगर मान लीजिए कॉलम वाइज अगर देखना चाहते हैं तो इसी आउटकम के ऊपर आप अगर सी बाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर दीजिए। को देखिए यही टेबल आपको एक कॉलम वाइज मिल गई। तो आपने देखा ना कि इसको निकालना बहुत ही आसान काम है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम अगला आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको अपने इसी डेटा से अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर कैलकुलेट करना है, जैसे आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किया, ऐसे ही आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कंप्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास कमांड होता है क्यूम सम, जैसे आपको नाम से दिखाई पड़ेगा क्यूमुलेटिव सम, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप यहाँ पर जो अपना वेरिएबल देंगे वो वेरिएबल आपका टेबल के फॉर्म का होना चाहिए, राइट। अर्थात कि जो भी आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आई हैं ये उन्हीं को तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर ये पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देगा तो कुछ का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी का एक्यूमुलेशन होता है, डेटा की वैल्यूज़ का नहीं, राइट। ओके, तो अब हम देखिए आपने यहाँ पे अपना जो भी ये डेटा लिया हुआ है ना टाइम डॉट कट, इसी से तो आपने अपनी टेबल बनाई है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद ही तो आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो देखिए यहाँ पे आपने उस डेटा में जो आपका टेबल टाइम डॉट कट डेटा से आपकी टेबल आई थी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज आई थी, उसी के ऊपर आपने कमांड लगा दिया क्यूम सम, ओके। और आप अगर देखिए तो आपको देखिए इसी तरह का आउटकम मिल जाएगा। 30 से 40 के बीच में 5, 40 से 50 के बीच में 8, 50 से 60 के बीच में 11, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी थी फ्रीक्वेंसी 3 थी और यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 3, तो ये कितना हो गया 5 + 3 8। और इसी तरीके से देखिए आपको हर एक क्लास इंटरवल की आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से मिल गई। और देखिए ये तो इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। और इनकेस अगर आप इसको अगर वर्टिकल फॉर्म में करना चाहते हैं तो आपको पता है ये तो बहुत ही आसान है, आपको खाली सी बाइंड फंक्शन का ही तो इस्तेमाल करना है जो आपका आउटकम आया है। तो हम इस सी बाइंड फंक्शन का जो आउटकम है वो अपने इस क्यूम सम टेबल टाइम डॉट कट कमांड के ऊपर जो मैंने अभी भी यहाँ पे किया हुआ है इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो ये जो आपका आउटकम है देखिए आपका अब ये वर्टिकल आपको कॉलम वाइज मिल गया और ये इसका स्क्रीनशॉट देखिए है। और इसी तरीके से आप अगर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी आपने अपनी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए टेबल कमांड का यूज़ किया है उसी को आप अगर लेंथ ऑफ वेरिएबल से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप अगर अपना क्यूम सम कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको उन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैंने आपका जो भी वेरिएबल था टेबल टाइम डॉट कट इसके ऊपर इसको मैंने सबसे पहले मैंने उस डेटा वेक्टर में कितनी लंबाई है उसमें कितने एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया, लेंथ और ब्रैकेट में टाइम डॉट कट। तो देखिए जो भी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आएंगी उसका मैंने क्यूम सम निकाल दिया। तो देखिए क्या होगा 30 से 40 के बीच में आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 0.25, 40 से 50 के बीच में कितनी हो गई 0.40, 50 से 60 के बीच में कितनी हो गई 0.55, 60 से 70 के बीच में कितनी हो गई 0.80, 70 80 के बीच में कितनी हो गई 0.90 और 80 से 90 के बीच में तो 1 होनी है। और ये जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके डेटा में 25% वैल्यू हैं जो 30 से 40 के बीच में लाई कर रही हैं, 40% आपकी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें दौड़ने वालों ने 50 सेकंड से कम का टाइम लिया है। 50 सेकंड कहाँ से आए, यहाँ से। और इसी तरह से 55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60 सेकंड से कम का समय लिया है। 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70% से कम का समय लिया है अपनी रेस को पूरा करने में। उसी तरीके से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80 सेकंड से भी कम। कि आप भिन्न भिन्न तरीके के जो इंटरप्रिटेशन है जो आपको मैंने इस लेक्चर के आरंभ बताए थे आप उनको आराम से कर सकते हो। और इसी
आउटकम को अगर आपको मान लीजिए अगर आप उसको वर्टिकल कॉलम वाइज करना है तो आप यहाँ पे सी बाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही आसान है, राइट। तो देखिए हम जरा सा ये वाला जो भी अपना आउटकम है इसको मैं आपको आर में भी करके दिखा देता हूँ कि आपकी ये क्यूमुलेटिव कैसी आएंगी, राइट। चलिए तो हम डायरेक्ट इस कमांड को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हमारी टाइपिंग मिस्टेक बच जाएंगी। तो और ये कमांड देखिए हम पहले भी यहाँ पर हम निकाल चुके थे, तो हम इसको चलिए अगर आप जैसे हम आपको करें, देखिए आपका क्या आ गया। सबसे पहले चलिए हम आपको ये वाला वैल्यूज़ दिखा देते हैं कि वैल्यूज़ आपकी कैसे आई थी। आपकी टेबल टाइम डॉट कट ऐसे आई थी, अब आपने इसमें क्यूम सम लगा दिया तो देखिए वैल्यूज़ कैसे आ गई, ऐसी वैल्यू आ गई। और देखिए ये आपने क्या किया, ये आपको 8 वैल्यू कैसे आ रही है, जो ऊपर की 5 और 3 थी इनको आपने जब ऐड करने की कोशिश की तभी तो 8 आया। आपको 11 कैसे आ रहा है, आपने 5 + 3 किया तभी तो 11 आया। आपका ये 16 कैसे आ रहा था, 5 + 3 + 3 + 5 तभी तो 16 आया। 18 कैसे आ रहा था, ये आपका 5 + 3 + 3 + 5 + 2 यहीं से तो आ रहा था। और 20 सारी संख्याओं का योग। इसी वैल्यूज़ को आप अगर कॉलम वाइज अगर करना चाहते हैं तो अपना सी बाइंड का जो फंक्शन है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो देखिए ये आपको ऐसे मिल जाएगी, राइट। और इसी चीज़ को आप अगर मान लें कि अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आपने जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल निकाली है आप उसको लेंथ ऑफ टाइम डॉट कट से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपकी ये जो आपने फ्रीक्वेंसी ऊपर निकाली थी यहाँ पे, ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाएगी, ये देखिए आ गई। और जो आपने ये वाला कमांड लिया था इसी में आपको आप इसका क्यूम सम आप निकाल दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे खाली इसी वैल्यूज़ का क्यूम सम निकाल देता हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू तो आ गई। इनका सभी का सम 0.25 + 0.15 0.40 इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ आ गई। और इसी को अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो बहुत आसान है, आप इसमें सी बाइंड फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, राइट। तो देखिए आपका यही वैल्यूज़ आपकी कॉलम वाइज आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन को खाली अगर देखने की कोशिश करिए, जैसे मैं आपको खाली फंक्शन दिखाता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में ये क्या हो रहा है ये, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज आप इसको समझने की कोशिश करेंगे आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ आपको समझना चाहिए कि ये लेंथ क्या कर रहा है, टेबल डॉट टाइम कट क्या कर रहा है, क्यूम सम क्या कर रहा है, सी बाइंड क्या कर रहा है। तो ये वही तो है कि कैसे बचपन में जब आपके माता पिता ने आपको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करी थी और जब आपको शुरू में अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते थे, वर्णमाला भी नहीं आती, तो आपको छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके 2 अक्षरों के वर्ड, 3 अक्षरों के वर्ड वैसे आपको बताए गए थे। उसके बाद में आपको धीमे धीमे पूरी लैंग्वेज आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ये वर्णमाला सीख रहे हैं, अब मैंने वर्णमाला से मैंने शब्द बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको याद होगा जब बचपन में आप अपने जब छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते थे तो आप कैसे पढ़ते थे, आप उनके अक्षरों का मिलान करते थे, उनकी मात्राओं को भी आप समझने की कोशिश करते थे। जैसे आपने कहीं पे लिखा हुआ है मोर, अब तो आप फटाक से पढ़ लोगे, लेकिन आपको कहा जाए आप मोर पढ़िए तो आप म लिखोगे, फिर कहोगे म में ओ की मात्रा मो, फिर बोलोगे र और फिर बोलोगे मो र मोर। ऐसे ही तो आपको ये वाली भाषा भी सीखनी है। आपको लेंथ के बारे में अगर मालूम पड़ गया, आपको टेबल के बारे में पता चल गया, आपको टाइम डॉट कट के बारे में पता चल गया, तो तीनों को धीमे धीमे जोड़िए, आपको पूरा वाक्य मिल जाएगा। और आगे आने वाले समय में आपको ऐसे कमांड, आपको जैसे आप आज हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को एक ही बार में पढ़ के सीख लेते हो, मुझे खाली हिंदी और अंग्रेजी आती है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको कोई भी भाषा आती हो, आपको बहुत सी आती होंगी, आप उसको बिना कुछ समझे हुए आप पढ़ लेते हो। उसी तरीके से आप इस आर की भाषा को भी आने वाले समय में वैसे ही सीख जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे आप उदाहरण लीजिए और उनको अपने हाथ से करके आप आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टाइम पे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। और पेन को बिना उठाते हुए